आणि आता पुन्हा एकदा बातमी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भातली। गेल्या वर्षभरापासून पंजाब हरियाणा शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत आहेत। या शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये नेमकं काय आहे? या ऐतिहासिक आंदोलनाच्या यशाबाबत त्यांना काय वाटतंय? कसा होता 358 दिवसांचा हा आंदोलनाचा प्रवास? याबद्दलची अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत आपले प्रतिनिधी प्रशांत कदम। प्रशांतकडे जाऊया। प्रशांत, मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये नोटबंदीचा निर्णय जितका अनपेक्षित आणि धक्का देणारा होता तितकाच आजचा निर्णय सुद्धा आहे। आणि खरं तर अनेक लोकांना हे वाटत नव्हतं की सरकार पूर्णपणे माघार घेईल का। म्हणजे काही आंदोलक जे महाराष्ट्रातून सुद्धा आलेले होते त्यांना सुद्धा असं वाटत होतं की काही तडजोड जी आहे ती केली पाहिजे, पण पंजाबमधले आणि विशेषतः यूपी हरियाणामधले हे जे शेतकरी आहेत ते पहिल्यापासून ठाम होते की पूर्णपणे माघार झाली पाहिजे आणि शेवटी सरकारला याच लाईनवरती यावं लागलेलं आहे। आता याची कारणं खूप दिली जात आहेत, कारण पंजाब आणि यूपीच्या निवडणुका जवळ आहेत, त्या पार्श्वभूमीवरती हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागलेला आहे का याची सुद्धा चर्चा होते। पण एक नक्की की या संपूर्ण आंदोलनानं हे दाखवून दिलेलं आहे की जर संघटितपणे सगळी ताकद एकवटली तर इतक्या प्रचंड बहुमताच्या सरकारला सुद्धा नमवता येऊ शकतं। आणि त्या अर्थानं सुद्धा हे आंदोलन जे आहे ते खूप ऐतिहासिक अशा पद्धतीचं आंदोलन म्हणावं लागेल। गेल्या वर्षभरापासून हे आंदोलन सुरू होतं, अगदी पुढच्या आठवड्यामध्ये त्याला 1 वर्ष पूर्ण झालं होतं आणि या संपूर्ण वर्षभरामध्ये खूप वेगवेगळे टप्पे या आंदोलनानं पाहिलेले आहेत। त्या अर्थानं सुद्धा म्हणजे दिल्लीच्या सीमांच्यावरती पडलेला हा वेढा जो आहे तो इतिहासामध्ये नोंद होईल। एकतर तो प्रदीर्घ काळ तर होताच, पण ज्या निकरानं आणि ज्या शर्थीनं या सगळ्या शेतकरी आंदोलकांनी हा लढा दिला तो सुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे। गाझीपूर बॉर्डरवरती मी आत्ता आहे आणि आत्ता माझ्यासोबत काही शेतकरी आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की त्यांना आता या सगळ्या पुढच्या लढाईबद्दल काय वाटतंय। आज मोदी जी ने घोषणा तो कर दी है, अब आगे की रणनीति क्या है? किसान आंदोलन की आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। किसान अभी बॉर्डर पर जमे हुए हैं और जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का कोई फैसला नहीं आता, जब तक ये कानून संसद में रद्द नहीं होते तीनों बिल, तब तक किसान डटा रहेगा। अच्छा, लेकिन आज जब अनाउंसमेंट हो रही थी टीवी पे तो क्या पहली रिएक्शन क्या थी आपको, क्या लगा? देखो, खुशी तो होगी। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ बैठे थे, हमारी पहली और मुख्य मांग यही थी कि 3 जो काले कानून है, कृषि कानून है, इन्हें वापसी ले लिया जाए। जब हमारा काम हो गया तो हमें खुशी तो होगी, लेकिन असली खुशी हमें उस दिन होगी जिस तरीके से संवैधानिक रूप में जिस तरीके से इनको लाया गया था उसी रूप में इन्हें रोल बैक कर दिया जाए, तब हमारी जो मांग है वो पूरी होगी। कितने दिनों से यहाँ पे बॉर्डर पे थे आप? कंटिन्यू तो पहले से ही इस आंदोलन में लगे हुए हैं, पहले दिन से। इससे पहले जब पंजाब में आंदोलन था उस समय हम पंजाब में आंदोलन में गए थे और यहाँ पर अपने क्षेत्र में तैयारी की थी। और 10 महीने से हमारा जब से लंगर लगा, जब से आंदोलन चला, जब से हमारा लंगर लगा हुआ है, तमाम ये नौजवान साथी अपने और तमाम लोगों का सहयोग रहा। और बहुत से जो हमारे सामने, बहुत से किसान हमारे सामने हमारे शहीद हुए हैं और 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत गई किसान आंदोलन में। इनका बड़ा बलिदान इस आंदोलन को रहा। और पूरे हिंदुस्तान में जिस तानाशाही सरकार के सामने कहा जाता था कि जैसे अंग्रेज़ों के सरकार को कहा जाता था कि भाई इतना लंबा राज इनका है कि इनके सामने सूरज नहीं छिपता इनके राज में, ऐसे ही मोदी सरकार को कहा जाता था कि मोदी सरकार नहीं झुकती। इस किसान ने इकट्ठा होकर, जब भी बड़े टिकैत साहब गया करते थे, महेंद्र सिंह टिकैत जो राकेश टिकैत जी के पिताजी बड़े किसान नेता हुए, ये क्या करते थे कि जब तक पंजाब की जत्थेबंदी नहीं आएगी, हरियाणा की सरखाप पंचायत इसमें नहीं जुड़ेगी, यूपी की खाप पंचायतें नहीं जुड़ेगी और यूपी के किसान संगठन नहीं जुड़ेंगे, जब तक दिल्ली के कान में नकें नहीं डाली जाएगी। ये डालने की कोशिश ये डाली गई है किसानों के द्वारा। पूरे हिंदुस्तान का, पूरे पंजाब शुरुआत में पंजाब ने उठाया, हरियाणा, यूपी और पूरे हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा हुआ और आज बड़ी खुशी के साथ। एक ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूपी के और पंजाब के इलेक्शन नजदीक थे, इसके लिए सरकार को डर के मारे ये फैसला लेना पड़ा। भाई, ये जो प्रधानमंत्री है ये जो है अपनी कुर्सी को गंवाना नहीं चाहता। इसे कुर्सी के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे देश को बेचना पड़े, चाहे किसानों को बेचना पड़े। पहले इसने अपनी कुर्सी के लिए किसानों पे कानून थोपे, अब इसे लग रहा है कि जैसे अभी इलेक्शन 5 राज्यों में हुए थे उपचुनाव, इसमें जो है इन्हें हार मिली है, तो अब इसे लग रहा है कि हम हारेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, सबसे बड़े राज्य है, उत्तर प्रदेश से ही सेंटर की गवर्नमेंट चुनी जाती है, तो अब इसे लग रहा है कि यहाँ योगी जी की सरकार जाएगी और उसे कोई रोकने वाला है नहीं। तो अब इसने ये काले कानून वापस करे हैं, ये किसानों को सांत्वना देना चाह रहा है, लेकिन फिर भी इसने 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हमारे यहाँ हो चुकी है बॉर्डरों पे, इनका नाम नहीं लिया है इसने अभी तक। एक बार भी किसानों के लिए कहा हो, कोई शब्द कहा हो दुख में, कुछ नहीं कहा है। बस कहा है कि हम ये कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करते हैं। अभी तो घोषणा करी है, घोषणा इन्होंने बहुत कर ली
लेकिन लागू नहीं हुई एक भी। आज जिस तरह से दिन है तो पूरा पिछला साल जो है वो याद आ रहा है जो पड़ाव है इस आंदोलन ने देखे। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमने लगभग 1 साल पहले यहीं से आंदोलन स्टार्ट किया था, गाजीपुर बॉर्डर पे यहीं से स्टार्ट हुआ था। और आज मोदी जी ने जो घोषणा की और कि बिल वापस होंगे, तो हम लोगों में खुशी है इस बात की कि हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल वापस होंगे। लेकिन यही वो प्रधानमंत्री है, इतना घमंड था कि यही इन किसानों को ये कहा जाता था कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, इन्हें बाहर से फंडिंग हो रही है। आज उन्हीं आतंकवादियों को, उन्हीं खालिस्तानियों के सामने झुका है देश का प्रधानमंत्री, घमंड का सर नीचा हुआ है। और अगर मोदी जी देश हित में कुछ करना चाहते हैं किसानों का भला हो, तो इस शर्म से कि इन अन्नदाताओं को आतंकवादी का, खालिस्तानी का इस्तीफा दे दे, तब कुछ हो सकता है। तर या भावना आहेत या संपूर्ण आंदोलक शेतकऱ्यांच्या नक्कीच म्हणजे शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्यासाठी जो निर्णय सरकारने घेतलेला आहे त्याचं ते स्वागत करतायत, पण पूर्ण लढाई जी आहे ती संपलेली नाहीये, अर्धी लढाई आता संपलेली आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। आणि त्यामुळं आता पुढं याचा सगळा परिणाम कसा होतो, विशेषतः यूपी आणि पंजाबच्या निवडणुकांमध्ये, हे सुद्धा आपल्याला पाहावं लागेल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।